लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता मजबूती को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे और किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो उसको लेकर भी वार्ता और चर्चाएं करते हुए भी नजर आएंगे। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि नीतीश कुमार आएंगे। इससे पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उन्होंने मुलाकात किया, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत की। आज किस तरीके से क्या कुछ वार्ता होगी, क्या आप लोगों को कुछ अपडेट है? देखिए, तमाम लोग चाह रहे हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हावी ना हो देश में। जो हमारा संविधान है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात है, समाजवाद है या सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करना, ये तमाम बातें देखने को नहीं मिल रही हैं। आज लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सांप्रदायिक रूप से काफ़ी माहौल गड़बड़ है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो और उन ताकतों के खिलाफ लड़े और सत्ता में ऐसे लोग आए जो कि सबको साथ लेकर चल सके, न कि नफरत फैलाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सब लोग एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। और अभी हाल में मैं दिल्ली में थी तो स्टालिन जी, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रयास किया। 18 ऐसे विपक्षी नेताओं को एकजुट किया। सब लोग हम लोग वहीं थे और ऑनलाइन भी जो मुख्यमंत्री अवेलेबल थे उनसे बातचीत हुई। तो उधर से भी प्रयास हो रहा है। अभी माननीय नीतीश जी आ रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि जो चूँकि हम लोग इधर बिहार झारखंड हम लोग पड़ोसी राज्य हैं, तो सब लोग मिलकर एक साथ एक मंच पर आकर चाह रहे हैं कि 2024 का चुनाव लड़ा जाए, ताकि एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। राज्य में 14 लोकसभा सीट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे भी पेश कर रही है कि इस बार सबसे ज़्यादा जो सीट होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार आ रहे हैं, इसको भी लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़े करी। उनका ये भी कहना है कि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा है, हर चुनाव के पहले सभी पार्टियां इस तरह के दावे करती हैं, लेकिन जनता का रुझान क्या है, जनता सब देखती है। जनता किसको चुनेगी ये तो जनता ही जानती है। लेकिन जनता देख रही है कि किस तरह से विकास को साइड में रखकर सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। हर जगह धर्म धर्म धर्म, ये क्या है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमें विकास की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छे हेल्थ की ज़रूरत है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, ये देश के हित में नहीं है। लोग डरे हुए हैं। जो सरकारी नौकरी करते थे, उनको लगता था कि आफ्टर रिटायरमेंट उनके लिए पेंशन है। अब उस पुराने पेंशन व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया एक तरह से केंद्र सरकार द्वारा। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे झारखंड में उसे लागू किया। लेकिन हर जगह तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट, बैंक्स जितने हैं वो प्राइवेट को दे दिया जा रहा है और लोग कितने परेशान हो रहे हैं। और जिस तरह से चंद जो पूंजीपति हैं उनको बैंक के पैसे दे दिए जा रहे हैं। अभी जो अडानी मामला आया, उसमें पता चला कि जो बैंक के पैसे लेकर वो गए हैं, तो उसमें से जनता का, एलआईसी का पैसा है, एसबीआई के पास जो है। तो सब डरे हुए हैं कि आखिर क्या होगा अगर बैंक के पास पैसे ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे लेकर वो चले जा रहे हैं। लूट मची हुई है चारों तरफ। आप दो चार लोगों को सारी पूंजी देश के दे रहे हैं, पूरी जनता की पूंजी। तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो बहुत खतरनाक है। और उसमें आप देखिए ना, अभी हवाई जहाज सब जो प्राइवेट को दे दिया गया है। आप कीमत, अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी, एक गरीब अगर पहले 3,000 4,000 में कलकत्ता जाता था या दिल्ली जाता था, अब आज के डेट में, अभी उस दिन मैं बता रही हूँ, उस दिन टिकट की कीमत 40,000 से ऊपर थी। अभी श्रीनगर से दिल्ली या लेह से आपको अगर दिल्ली जाना हो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है ऊंचाई में। तो वहाँ बता रहे थे लोग कि वो पेशेंट को लेके उनको दिल्ली जाना था और टिकट अचानक से हो गया 40,000, 45,000, 50,000। अब सोचिए, 4,000 की टिकट 50,000। कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का और कुछ नहीं कर रही है सरकार। कई सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, आप प्राइवेट को दे के मनमानी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो वहाँ एक तानाशाही जो यहाँ शासन व्यवस्था है, उसे बंद करना होगा। जनता देख रही है, इसी के लिए विपक्षी पार्टियां चाह रही हैं कि एकजुट होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़े। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर तो वो आ रहे हैं, क्या कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन ये भी सबके मन में सवाल है, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला आने वाले समय में? देखिए, उसको लेकर अभी कोई ये नहीं कह रहा है, कोई दावेदारी किसी की नहीं है। उस समय जो योग्य होंगे वही बनेंगे। हाँ, देखिए, मन में महत्वाकांक्षा तो सबका होता है,
कि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके लिए जो योग्य होंगे उनको सत्ता मिलेगी। अब स्टालिन जी ने तो कहा, उस दिन मैं भी वहाँ उपस्थित थी जो वेबिनार वगैरह उस तरह का हुआ, तो स्टालिन जी ने साफ कहा कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ही प्रधानमंत्री बनना है, बल्कि हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर लड़ें। उनमें से उस समय जो योग्य होंगे या जिनको ज़्यादा वोट मिलेगा, सभी पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि हाँ कौन इसके लिए योग्य है, तब उसे किया जाएगा। वो तो बात की बात है। अच्छा, ईडी की दबिश को लेकर लगातार आप अपनी आवाज को उठाते हैं। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक मंत्रियों को क्यों नहीं बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर? सिर्फ विपक्षी पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के ही लोगों को बुलाया जाता है? क्या अभी भी आपके मन में सवाल है यही? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं दिल्ली में भी तमाम मीडिया वालों को यही बात बोलती हूँ कि ईडी की कार्रवाई से किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम कर रही है। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि चुन चुन कर ऐसे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है जो विपक्ष में हैं, और कई लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो सत्ता पक्ष में रहे हैं पहले, लेकिन उनके यहाँ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये एक सवाल है। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो भी छापेमारी हुई है, उनमें से जो गिरफ्तार भी हुए हैं, उनमें से कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके तार पिछली सरकार के भाजपा के ही लोगों से जुड़े हुए थे। जो करप्शन हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, तो ये भी सोचने वाली बात है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, या जैसे ही पता चल रहा है कि उनसे जुड़ा हुआ तार, तो फिर वो स्लो हो जा रहा है। अब जिनके तार जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर उसमें और ज़्यादा कार्रवाई। क्या मामले में भी छवि रंजन को बुलाया गया, अब गिरफ्त में है, गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए एक एक करके अधिकारियों को ईडी के दफ्तर बुलाया जा रहा है और वो लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ कि जिनके ये जो बात वो कर रहे हैं, जब से हमारी सरकार बनी है 2019 के बाद जीत कर आई है, 3 महीने के अंदर अंदर कोविड आ गया था। कोविड में 2.5-3 साल ख़त्म हो गए, उस समय तो कोई काम ही नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ। काम नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब 1-1.5 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर कोई कितना भ्रष्टाचार कर लेगा? तो जिनको भी ईडी कार्रवाई कर रही है वो तो उनके पुराने मामले हैं जो भाजपा के कार्यकाल के थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 17 साल तो भाजपा ने राज किया झारखंड में। तो जाहिर सी बात है कि वो भ्रष्टाचार किनके कार्यकाल का है, ये ईडी पता लगा है। अच्छा, ईडी की दबिश को लेकर राज्य में भी कई ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे, अधिकारी ईडी के दफ्तर में हैं, ऊपर से कई जो अधिकारी हैं वो डरे हुए, कई कार्य नहीं हो पा रहे जिससे आम जनता को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ सरकार कुछ करने वाली, क्योंकि कार्य तो पूरे तरीके से बंद हो चुका है? नहीं, बंद नहीं हुए हैं, लेकिन लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं कि कहीं किसी का नाम ना आ जाए। और ये स्वाभाविक भी है कि जो लोग स्वच्छ छवि वाले लोग हैं, उनको ये डर सताता है कि कहीं उनका भी नाम ना आ जाए। वो लोग फ़ोन भी सहम सहम के उठाते हैं, क्योंकि अधिकारियों को एक साथ बहुत सारे फाइल्स निपटाने पड़ते हैं, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना भी मुश्किल होता है। कई बार जल्दी जल्दी भी साइन करना पड़ता है। लेकिन अब है कि वो अच्छे से जांच करके कि कहीं इसमें कोई घोटाला तो नहीं है पहले का, क्योंकि कोई भी फाइल देखिए सरकारी में, आप जानते हैं सरकार किसी की भी रहे, फाइल तो बहुत पहले से चलती रहती है। अब है कि पुराने समय में किसी ने घोटाला, जैसे चारा घोटाला या कोई भी घोटाला, देश का जितना भी बड़ा बड़ा घोटाला है, उसमें जो है वो कई कई साल, 20 साल 25 साल से वो सब चलते रहते हैं, और तब जाके लास्ट में उन पर कार्रवाई होती है। तो इसलिए सब लोग फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभ्यर्थियों के मुद्दे को भी लेकर आप अपनी आवाज़ को उठाती हैं। आपका कहना है कि अभ्यर्थी परेशान ना हो, हताश ना हो, लेकिन आपने देखा 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करने के मूड में। 1 महीने का आंदोलन चलेगा, 81 विधायक और 14 सांसदों के पास ये लोग जाएंगे लेटर लेकर, और उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। तो आप इसको किस रूप से ले रही है? क्या अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है वो जायज़ है? देखिए, ये इसमें जायज़ और नाजायज़ की बात नहीं है, सरकार कुछ सोचकर करती है। और कई हमारे देश में सभी जाति, धर्म और हर वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे। आप एक एक को खुश करेंगे तो दूसरा जाहिर सी बात है कि नाराज़ होगा। तो सबके साथ समन्वय बैठा के आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और सबके हित में सरकार सोच रही है कि कोई भी इसमें से वंचित ना रहे, और जो योग्य है उनको उनका हक मिले। तो उसमें कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि पहले से जो कानून बने हुए हैं उससे भी सरकार बंधी हुई होती है। मान लीजिए केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उससे अलग हटके भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने किस तरह से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर स्थानीय नीति का जो बनाया खतियान आधारित, तो उसको केंद्र ने खारिज कर दिया।
हाँ, या गवर्नर के पास भी कोई जो फाइल जाती है वो भी कई बार उसे खारिज कर देते हैं। तो सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार या जिनके पास वो फाइल्स जाते हैं, अगर उनकी सहमति ना हो तो बहुत सारी चीज़ें होते होते भी नहीं होती हैं। ये आपने कोई विधेयक का बात किया है, 1932 का भी विधेयक आप लोगों ने राज्यपाल के पास पहुंचाया था, या फिर हम लोग बात कर लेंगे ओबीसी आरक्षण को लेकर, दोनों विधेयक राज्यपाल ने वापस कर दिया है। आप लोगों का प्रमुख मुद्दा ये दोनों था। अब किस तरीके से विधेयक आप लोग आगे लेकर जाएगा, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि तैयारी की जा रही है, विधेयक एक बार फिर से राजभवन भेजा जाएगा और केंद्र के पास उसको राज्यपाल के माध्यम से भेजा जाएगा। बार बार प्रयास किया जाएगा। एक बार में सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुप बैठेंगे। वो कोई रास्ता निश्चित रूप से निकालेंगे, और वो लगातार यही बात कहते रहे हैं कि कोई एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा निश्चित रूप से खुलेगा। तो अभ्यर्थी निराश ना हो, हताश ना हो, उन्होंने विश्वास किया है, भरोसा किया है, तो उनके लिए रास्ते निकाले जाएंगे। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं किस तरह से आंदोलन करती थी, लाखों की संख्या में, और उन पर लाठियां बरसाई जाती थी, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई तुरंत उनके मांगों को पूरा कर दिया गया। पुलिसकर्मी की मांगों को पूरा किया गया। पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए आंदोलन होते उसे लागू किया गया। तो लगातार तो किया जा रहा है। ये भी हो ही गया था, लेकिन ऊपर से अगर वो खारिज हो जाए तो इसमें हमारी सरकार की गलती नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है। जी। विपक्षी एकता मजबूती को लेकर नीतीश कुमार आज रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, वार्ता करेंगे, और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके से सभी विपक्षी पार्टी एक लाइन पे खड़े रहे, उसको लेकर भी यहां पर चर्चाएं होंगी। दूसरी ओर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई सवाल यहां पर खड़े करती है, चाहे सरकार को लेकर या फिर सरकार के कामकाज को लेकर, तो हमारे साथ महुआ मांझी मौजूद थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार तमाम कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार धीरे धीरे तमाम जो वादे हैं उसको पूरे भी कर रही है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।